बताइए, ये जो लेटर ऑफ गार्जियनशिप होता है, इसे कानूनी रूप से ये कहाँ स्टैंड करता है, और इसे एकदम कानूनी तौर पर इसे कि ये एकदम वैलिड हो, वैध हो करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको भी क्या कुछ हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा? इसको रजिस्टर कराना वैसे तो ऑप्शनल है, पर जरूर कराना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप इस पर लेटर ऑफ गार्डियनशिप लिख के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे तो वो कहता है ऐसी कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं, क्योंकि उसने भी अपने बच्चों का आज तक नहीं कराया। तो आपको उसको बताना पड़ेगा ये मेरे बच्चे की कस्टडी की विल है। जब आप विल वर्ड यूज करोगे वो उसको रजिस्टर कर देगा, पर रजिस्टर होने के बाद इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बहुत बढ़ जाती है। और प्लीज़ मेरी बात मानिए जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप दोनों की डेथ के बाद लोग आपके बच्चों के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे के साथ आ रहा है एक्चुअल में उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये हर एक पेरेंट का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को और उसके पैसे और संपत्ति को प्रोटेक्ट करे, और अपनी इच्छा से ही जिसको भी देना चाहे उसको दे, कस्टडी भी और पैसे भी। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप गार्डियन दो तरीके के अपॉइंट कर सकते हैं, दो जनों को अपॉइंट कर सकते हैं। एक होता है गार्डियन ऑफ पर्सन, जिसको बच्चे की कस्टडी मिलेगी। एक होता है गार्डियन ऑफ एसेट्स, जिसको बच्चे की संपत्ति की रक्षा करनी है बच्चे के लिए, राइट। और ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है मैं अपने भाई को तो बच्चे की कस्टडी दे दूं और उनके भाई को पैसे दे दूं, और उस गार्डियनशिप लेटर में लिखूं कि हर महीने उसके लिविंग एक्सपेंस देने मेरा भाई उधर जाएगा। तो इससे क्या होगा, कई बार शायद थिंग्स बेटर हो जाए, एक चेक हो जाए। पर अगर ये दोनों गार्डियन आपस में लड़ पड़े तो प्रॉब्लम है। तो आपको बहुत सोच समझ कर गार्डियन बनाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने बच्चों का गार्डियन चूज करना है। ये सोचना है कि हम दोनों नहीं होंगे, हम इस पे किस पे भरोसा करें। और ये गलती बहुत सारे लोग कर देते होंगे, आई एम श्योर। आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जहां आपने देखा होगा कि शायद गार्जियन वाला डिसीजन नहीं लिया उन्होंने और फिर उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और मैम कोरोना में ये बहुत हुआ है, कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और अनटाइमली डेथ है। अब कस्टडी की प्रॉब्लम है, पैसे तो बहुत बात की बात है कि कौन बच्चे को रखेगा, कानूनी रूप से किस पे अधिकार है रखने का, क्योंकि आपने लेटर ऑफ गार्डियनशिप नहीं बनाया। आपने सोचा कि जब मैं जाऊंगा उस टाइम तक तो मेरा बच्चा मेजर ही हो जाएगा। तो आपने विल भी अगर बनाई बच्चे के फेवर में, तो विल में भी बच्चा माइनर है, तो उसके पैसे कौन संभालेगा? कोई माइनर कैन ओन प्रॉपर्टी बट नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। माइनर के नाम प्रॉपर्टी आ सकती है। तो क्या ट्रस्ट बनाना एक सोल्यूशन नहीं हो सकता? क्योंकि आपने हमें पिछले शो में भी ये समझाया था कि भाई अगर विल को लेकर के आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को बांटने के लिए ट्रस्ट के जरिए आप ये काम करेंगे तो ये स्मूथ रहता है। तो क्या आप कहते हैं जो पेरेंट्स संपत्ति इकट्ठा करें बच्चों के लिए या निवेश कर रहे हैं, वो एक ट्रस्ट क्रिएट करें? जरूर करनी चाहिए, पर पहले मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रस्ट आपके बच्चे के पैसे का ध्यान रख सकती है, कस्टडी का नहीं रख सकती। कस्टडी के लिए तो आपको लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाना पड़ेगा। अब जो ट्रस्ट बनती है बच्चे के ध्यान के लिए, उसको हमने नाम दिया है माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट। उसका एक स्पेसिफिक नाम है माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट। तो ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो माता पिता मिलकर या माता या पिता में से कोई एक सेटलर बनकर बनाते हैं, एक ट्रस्ट जिसके बेनिफिशियरी उनके बच्चे होते हैं जो अभी माइनर हैं, और इसमें ट्रस्टी माता पिता होते हैं। और इसमें ये लिखा होता है कि अगर हम दोनों माता पिता नहीं रहे तो सक्सेसर ट्रस्टी है, हमारे बाद ये ट्रस्टी अपॉइंट हो जाएगा। बच्चा तो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनर है। तो आपने जिसको भी आपको गार्डियनशिप ऑफ एसेट देनी है उसको आपने ट्रस्टी बना दिया। अब उसमें ये क्लॉज डाले हुए हैं कि ये जो हमारी संपत्ति है हमारी डेथ के बाद इसमें आ जाएगी, आपने जीते जी उस ट्रस्ट के अंदर डाल दी। उसमें आपने कंडीशंस डाली हुई, कंडीशन जैसे कि इसके स्कूल की फीस ट्रस्ट पे करेगा, राइट, इसके साल में एक वेकेशन की पैसे ट्रस्ट पे करेगा, इसके हॉस्टल का खर्चा ट्रस्ट पे करेगा, इसकी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए पैसा ट्रस्ट पे करेगा, और इसकी हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करने की जिम्मेवारी ट्रस्ट की होगी, जिससे कि कल को प्रॉब्लम आए तो ट्रस्ट के पैसों का नुकसान ना हो और इंश्योरेंस कंपनी दे दे। फिर आपने उसमें एक एज तय करी कि इस एज पर ये बच्चा ही ट्रस्टी बन जाएगा, और वो एज जरूरी नहीं है 18 साल की हो, क्योंकि क्या आपका बच्चा 18 साल में इतना मैच्योर हो जाएगा कि आपकी दी हुई संपत्ति संभाल पाए? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी मैं दूर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ आपके 18 साल का जब होगा तो आप 20% पैसा इसमें से निकाल सकते हो, राइट, या इवेंट बेस्ड कर देता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए इतना % पैसा आएगा, शादी पे इतना आएगा, पहला बच्चा होगा तो इतना आएगा, घर बनाने के लिए इतना पैसा देंगे। तो आप क्या कर रहे हो,
अपने बाद भी अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हो, जो कोई विल आपको अलाउ नहीं करती। दूसरी बात, मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज को असाइन कर सकता हूं इस ट्रस्ट के नाम। आप नॉमिनेशन करते हैं, मैं ट्रस्ट को ही मालिक बना देता हूं इंश्योरेंस पॉलिसी का, बच्चे को नॉमिनी बनाने की जगह। अब आपकी डेथ के बाद पैसा सीधा इन ट्रस्ट में जाएगा, और आपने ट्रस्ट के अंदर ये कंडीशंस डाली हुई हैं सारी कि पैसा इस चीज के लिए यूज हो सकता है, इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, और इस एज में बच्चे को मिल जाएगा। तो मैं कोटा में गया, एक बहुत बड़े आदमी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप वो ट्रस्ट बनाना चाहते थे, तो मैंने उनसे पूछा आप ट्रस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? तो मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी को कल की शादी होगी, तो शादी के बाद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी कंडीशन बताई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 25 साल की है, जब वो 40 की हो जाए उस टाइम मैं उनको फ्रीडम देना चाहता हूँ पैसे के बारे में, कि अब वो जो चाहें इस ट्रस्ट के पैसे का कर सके। तो मैंने कहा ये आपके दिमाग में 15 साल क्यों आए? तो उनका जो तर्क था वो ये था कि अगर मेरी बेटी की शादी 15 साल तक ठीक चल गई तो इसका मतलब आगे भी चलेगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिक्योर कर रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो फेज में निकाल दूं। आप सेम चीज अपने बच्चे के साथ भी कर सकते हैं कि 25 साल की उम्र में जो तुम्हें बिजनेस सेट करना है उसके पैसे दूंगा, पर सारे नहीं दूंगा, बैकअप प्लान है, राइट? तो मतलब आप अगर आप एक तरह से ग्रेजुअल ट्रांसफर करने का उसमें एक रोड मैप दे देंगे, और कंडीशनल ट्रांसफर करने का। ओके। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अमीर पेरेंट्स होते हैं, उनको ये डर लगता है कि अगर हमारे बच्चों को पता चल जाए कि हमारे पे कितने पैसे हैं तो उनको काम करने का इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, कि मेरी सारी ज़रूरतें, इच्छाएं मेरे पिताजी के पैसों से ही पूरे हो जाएंगे या पेरेंट्स के पैसे पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे पेरेंट्स को हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, हम कहते हैं मैचिंग ट्रस्ट। तो उसमें एक क्लॉज होता है कि तुम्हारी जो लिविंग एक्सपेंस है मैं गारंटी करता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि 1.5 लाख रुपए एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन आपको हर महीने मिलता रहेगा। पर अगर आपको 1.5 लाख से ऊपर लेना है ट्रस्ट से, तो मैं साल के एंड में आपकी अपनी कमाई हुई ITR देखूंगा, और जितनी वो ITR होगी उतने पैसे ट्रस्ट और आपको एज रिवॉर्ड दे देगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप अच्छा बिहेवियर रिवॉर्ड कर रहे हो, राइट? और खराब बिहेवियर में पनिश नहीं कर रहे, रिवॉर्ड रोकना भी तो पनिशमेंट है, राइट? तो आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हो कि काम करो, बिकम वॉट यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये जो ट्रस्ट का पैसा है ये उसको मोटिवेट करता है, राइट? तो गार्जियनशिप और ट्रस्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? गार्जियनशिप कब जरूरी होती है, ट्रस्ट कब जरूरी होती है, या फिर ये सभी को करना चाहिए जो उनके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, और वो इसके ट्रांसफर, स्मूथ ट्रांसफर के लिए उनको ये इंतजाम करना चाहिए? बड़ी क्लियर की बात करते हैं, गार्डियनशिप इज अभिभावक, सही, समबडी हु टेक्स केयर। अब वो टेक केयर आपकी प्रॉपर्टी की भी कर सकता है जो बच्चे के लिए छोड़ी है, और वो आपके बच्चे की कस्टडी के लिए भी कर सकता है। इसीलिए 2 टाइप के गार्डियन है, गार्डियन ऑफ एसेट और गार्डियन ऑफ पर्सन, राइट? गार्डियन ऑफ एसेट आपने जिसको बनाया वो ट्रस्ट उसको पैसे देगी बच्चे के लिए, अगर ट्रस्ट भी साथ में बनाई। अगर नहीं बनाई तो वो गार्डियन ऑफ एसेट को सारी संपत्ति मिल जाएगी, वो कहाँ पे यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। ट्रस्ट में तो आप कंट्रोल कर रहे हो कि ये इसी चीज के लिए यूज हो सकता है, इसके लिए यूज नहीं हो सकता, ये कंडीशंस है, राइट? वो नॉर्मल गार्डियनशिप में नहीं हो सकता। ट्रस्ट एक तरह से एक फंड बन जाता है जहां आपका सारा पैसा होगा, और वो फिर कैसे जाएगा, और वो गार्जियन, अगर बच्चा माइनर है तो गार्जियन के थ्रू वो माइनर के तक जाएगा, राइट? और कस्टडी हम गार्डियनशिप को दे सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, गार्डियन ऑफ पर्सन बनाना पड़ेगा। ओके। और कस्टडी मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है देन पैसा, क्योंकि उसकी शारीरिक सुरक्षा तो करनी है ना, वो सबसे पहली चीज है। उसके बाद आप ट्रस्ट या गार्डियन ऑफ पर्सन के बारे में सोचें। ओके, सो सबसे पहले आपको एक कस्टोडियन बनाना होगा, right. जो आपके बच्चे का ख्याल रखेगा। माइनर बच्चे हैं अगर, right. तो अगर आप 2 अभिभावक को कुछ हो जाए तो ये कस्टोडियन जो है यही गार्जियन का भी काम करेगा, राइट? वो जो है बच्चे का ख्याल रखेगा। अब क्या होता है, पेरेंट्स हैं, तो आप क्या उनको एडवाइस करते हैं कि उनको जॉइंटली बनाना चाहिए ये गार्जियन? क्योंकि हमने बात की गार्जियन कौन हो सकता है, तो आप 2 गार्जियन बना सकते हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स को प्राइमरी गार्जियनशिप दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपसे यंग हो, हेल्दी हो, और उन्हें बताना चाहिए कि भाई हम आपको अपने बच्चों का गार्जियन बना रहे हैं। लेकिन जॉइंटली ये डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को? तो जॉइंट गार्जियनशिप मुझे बेटर लगती है देन सिंगल गार्डियनशिप, क्योंकि दोनों पेरेंट्स ने इच्छा बनाई और उसमें दोनों ने एग्री करा होगा कि हमें यही व्यक्ति चाहिए गार्डियन होने के, तो द डिसीजन इज बेटर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है पर जॉइंट गार्डियनशिप में प्रॉब्लम क्या है कि एक पेरेंट की अगर डेथ हो गई तो सर्वाइविंग पेरेंट गार्डियन चेंज नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि वो जॉइंट है।
सिंगल बनेगा तो हर एक की अपनी मर्जी है, जो बचा हुआ पेरेंट है अपना गार्डियनशिप का लेटर कितनी बार भी चेंज कर सकता है। अब आप पूछेंगे फादर ने एक गार्डियनशिप का लेटर बनाया, मदर ने एक गार्डियनशिप का लेटर बनाया, फादर की डेथ हो गई, राइट, और उसके बाद मदर की डेथ हो गई, तो किसका गार्डियन बनेगा? तो जिसकी डेथ बाद में हुई उसका वाला गार्डियन बच्चे पे अपॉइंट हो जाएगा। ओके। जिस भी पेरेंट की डेथ बाद में हुई उसी का गार्डियनशिप लेटर बनेगा। पर अगर सेकंड पेरेंट ने गार्डियनशिप लेटर नहीं बनाया तो पहले वाले पेरेंट वाला गार्डियन बन जाएगा। ओके, राइट। तो अच्छा तो यही है आप जॉइंट बनाए, राइट। और दूसरी बात, जो गार्डियन है वो इस लेटर का विटनेस नहीं हो सकता, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके साइन एज विटनेस नहीं करा सकते। वो 4 जने हुआ इसमें, माता पिता, 2 गार्डियन। अब इन चारों के अलावा आपको 2 विटनेस ढूंढने जो विटनेस करें कि हाँ हमने इनको साइन करते हुए देखा इस लेटर को। ओके। और इसको लीगैलिटी कैसे मिलेगी? आपको इसको जाकर के रजिस्टर करवाना है, और जैसे आप विल रजिस्टर करवाते हैं वैसे ही। और इसकी एक कॉपी गार्डियन को जरूर देनी है। सी कल को आपको कुछ हो जाए तो गार्डियन की मुझे अपॉइंट किया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, अगर गार्जियन जब ऐसा कोई समय आए जब उसको रोल निभाना पड़े, मान लीजिए दोनों ही पेरेंट्स नहीं रहे हैं और वो मना कर दे, तो उसे कोई बाधित तो नहीं कर सकता? इसीलिए 2 बनाए, एक के बाद एक। ओके। फर्स्ट वाला रिफ्यूज करे, सेकंड। और अपने बच्चे को भी बताइए कि मैंने गार्डियनशिप लेटर बनाया हुआ है, कि कम से कम बच्चा तो बोले कि। लेकिन वो रिफ्यूज करने का राइट उनको है। रिफ्यूज करने का राइट है। पर ये लीगल डॉक्यूमेंट फिर इसकी वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी ये, अगर नहीं बनाओगे तो जज अपॉइंट करेगा। ओके। कम से कम उससे तो आगे बढ़े ना। लेकिन अगर ये दोनों रिफ्यूज कर देंगे तो फिर बच्चे के लिए दिक्कतें ज्यादा। फिर तो कोर्ट ही करेगा। ओके ओके। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। तो इसलिए गार्जियन आप किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो कि उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। और बच्चों का शुभ चिंतक हो। आपका वो आइडिया अच्छा लगा, रेसिप्रोकल गार्जियनशिप, राइट। क्योंकि 2 पेरेंट्स अब है, हम उम्र बच्चे हैं, तो आप एक के बन जाइए, वो आपके बच्चों के बन जाए, आप उनके बच्चों और के वो फैमिली में ही मिल जाते हैं ज्यादातर, फैमिली रिलेशंस में ही मिल जाते हैं आपको रेसिप्रोकल गार्डियन। अच्छा, तो कोई फैमिली रिश्तेदार जैसे मामा, चाचा, बुआ, ये भी हो सकते हैं गार्जियन, राइट? एनीबडी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम होती है अगर आपके इंडिया से बाहर गार्डियन है तो आपको एक टेम्पररी इंडियन गार्डियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बच्चे की फॉर्मेलिटीज बाहर जाने की पूरी ना हो तब तक बच्चा किसके पास रहेगा। तो उसके लिए आपको एक टेम्पररी गार्डियन बनाना पड़ेगा। और मैंने तो गार्डियनशिप अलग अलग रीज़न से देखी। अगर किसी पेरेंट्स को कभी ऐसा होता है कि जेल हो गई तो बच्चे अब कहाँ रह गए, बच्चे तो बिना उसके रह गए पेरेंट्स के, तो वो टेम्पररी गार्डियनशिप दे जाते हैं, राइट। इंडिया में थोड़ा कम होता है पर बाहर के देशों में ये बहुत प्रेवलेंट है। ऑलराइट, चलिए तो अब लेते हैं कुछ सवाल। अगर आप लोगों के मन में भी कुछ सवाल हैं तो भेजिए हमें 9311211874। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। दीपक जैन सर हमारे साथ बने हुए हैं। गार्जियनशिप पर हम बात कर रहे हैं, स्टेट प्लानिंग पर हम बात कर रहे हैं। इससे जुड़े अपने सवाल हमें भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, व्हाट्सएप कीजिए और लाइव क्वेश्चन भी आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप वाला एक क्वेश्चन हम लेते हैं मीनाक्षी दुबे जी का। मीनाक्षी जी ने हमें बताया कि इनके भाई इस दुनिया में नहीं है। इनके माता पिता जो हैं वो भाई की बेटी की फिनेंशियली सिक्योर करने के लिए किस तरह से कदम उठा सकते हैं ताकि उनके बाद भी वो सही से जो है बिटिया रह सके और उसे सारी प्रॉपर्टी मिले। अभी बेटी जो है वो केवल 6 साल की है और वो अभी अपने दादा दादी के निगरानी में है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इनके बच्चों के माता पिता ने लेटर ऑफ गार्डियनशिप नहीं बनाया, तो अब दादा दादी को कोर्ट में अप्लाई करके सबसे पहले बच्चों की लीगल गार्डियनशिप लेनी चाहिए, दोनों में से किसी एक जने को, राइट। वो बहुत ज़रूरी पहला स्टेप है। उसके बिना आप बच्चों के कानूनी फैसले नहीं ले पाओगे, आप उसके लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी नहीं दे, मतलब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रख पाओगे, वो सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। तो पहला तरीका तो यह है कि आपको कानूनी रूप से अपने आप को उनका अभिभावक डिक्लेयर कराना पड़ेगा और उसमें आपको पूरे राइट्स मिल जाएंगे उनका ध्यान रखने के लिए, पैसों का भी और उनके फिजिकल ध्यान रखने के लिए। दूसरा, अब आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी प्रॉपर्टी और आपके बच्चों की प्रॉपर्टी जो इन बच्चों के लिए वो छोड़ के गए हैं ये उन्हीं बच्चों को जाए। तो उसका एक तरीका हो सकता है कि आप दोनों एक माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाएं जिसमें आप दोनों सेटलर बन जाएं और आप ही ट्रस्टी हैं, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है और बच्चों की एज और आपकी एज में बहुत फ़र्क है। तो आपको एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि
आप दोनों ना रहें और बच्चा माइनर है, उसके लिए आपको कम से कम 2 लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाएं आपके बाद, और बच्चों की कस्टडी भी और बच्चों के पैसे का भी ध्यान रखें। ओके, ये बहुत बहुत ज़रूरी है इनको ही करना, क्योंकि उसमें ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर देते हैं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों से जिससे बच्चों को परेशानी होगी, राइट। अगर इनको ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग नहीं मिलते जो जिनको बच्चे एक्सेप्टेबल हैं घर में, तो मे बी आप उस अपनी विल में या आपके ट्रस्ट में डायरेक्शन दे सकते हो कि हम दोनों को अगर कुछ हो जाए तो बच्चों को हॉस्टल में आप एडमिट करा दीजिएगा और उसकी फीस ट्रस्ट देता रहेगा, ओके, टिल देयर एज ऑफ मेजॉरिटी। तो आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हो। आप उसमें लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन बता सकते हो कि हमारे ये प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे को एडमिट कराना चाहिए, एडमिशन कराना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। पर ये सब करना आज होगा, आप जितना इसको डिले करेंगे उतना ही ये मुश्किल होता जाएगा। तो आपको ये सारे फैसले अभी लेने हैं, जल्दी से लेने हैं, क्योंकि किसी को भी डेट ऑफ डेथ नहीं पता, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, प्रॉपर एस्टेट प्लानर से गाइडेंस लें और ये प्लानिंग करें ज़रूर। तो सबसे पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वो लीगल गार्जियनशिप लेनी चाहिए और फिर माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाना चाहिए, और अपने साथ साथ उनको और भी लोगों को अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा उसको भी इंश्योर करना चाहिए। और माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट अगर बना रहे हैं तो इसको ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आगे की प्लान में क्या होगा अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरह से ये रोड मैप होगा। एंड इससे आई होप मीनाक्षी जी हम आपकी मदद कर पाए हों। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब पिंकी खेरा का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो पिंकी जी ने हमें बताया कि इनका जो इनके बेटे और बहू दोनों की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उनका एक बेटा है जो फ़िलहाल 2 साल का है और मैं ऑलरेडी 78 ईयर्स की हूँ। ऐसे में मैं बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए क्या कर सकती हूँ? मेरी फैमिली के ज़्यादातर लोग विदेश में रहते हैं। तो पिंकी जी जो हैं वो इसको लेकर के परेशान हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, पर इनकी एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो इनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो इंडिया के बाहर हैं, तो सपोर्ट सिस्टम इनके पास शायद नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा आपको सबसे पहले तो पता है ऐसे लोगों को करना चाहिए कि जो विदेश में बच्चों को रखने को तैयार हो अपने पास, नहीं तो वही आपको हॉस्टल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ट्रस्टीज आप बाहर के लोगों को बना सकते हो ट्रस्ट के अंदर, पर बच्चे की लीगल गार्डियनशिप आप किसको दोगे? उसके लिए आपको या तो इंडियन चाहिए, इंडिया से बाहर बच्चे को भेजना चाहते हैं तो बाहर के बच्चे किसी व्यक्ति को एक्सेप्टेबल होने चाहिए बच्चे, तो आपको वो सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको बनाना दोनों ही पड़ेगा, आपको एक बच्चे की कस्टडी लेनी पड़ेगी, माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनानी पड़ेगी, उसमें अलग अलग क्लॉजेस डालने पड़ेंगे, वो बिल्कुल काम करना पड़ेगा। पर आपके केस में ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि अब ज़्यादातर जो आपके अभिभावक हैं वो इंडिया से बाहर है, तो ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाएगा। ओके, सो पिंकी जी थोड़ा सा आप ट्रिकी सिचुएशन में हैं, पर देयर आर वेज आउट बताया है सर ने। शुरुआत में भी हमने इसके बारे में चर्चा की, तो ज़रूर देखिएगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन को। देखिए अभी हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ एक सवाल अजीत राठौर जी का आ रहा है। अजीत जी की उम्र जो है वो 46 है और इनका जो बेटा है वो अभी 2 साल का है। इनकी वाइफ को कुछ मेंटल इलनेस की शिकायत है और वो बच्चे से अटैचमेंट जो है मदर सन का नहीं है, और वो इसीलिए सोच रहे हैं कि इनको एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए अपने बेटे के सेफ्टी के लिए। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि मुझे अगर ये ट्रस्ट बनाना है तो मुझे किन पेपर्स की ज़रूरत होगी, मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करानी पड़ेगी। तो आपकी सिचुएशन में क्या होगा, ट्रस्ट में सेटलर आप ही होंगे क्योंकि आप ही बना रहे हैं वो ट्रस्ट, ट्रस्टी आप होंगे और आपको अपने साथ एक और व्यक्ति को ट्रस्टी बनाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट में कम से कम 2 ट्रस्टी होना ज़रूरी है, राइट। वो आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके इन लॉज में यहाँ से कोई भी हो सकता है, वो होना चाहिए, राइट। जब आपने वो दूसरा ट्रस्टी ढूंढ लिया, हम उस ट्रस्टी का नाम उसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको कंट्रोल देना चाहते हैं। हम आपको इसमें वीटो पावर देंगे कि आप इस ट्रस्ट में हर एक डिसीजन को ओवर रूल करके अपनी मर्जी से जो भी कराना चाहे कर लें, क्योंकि आपको ये डर लगेगा मैं किसी और को ऐड करूँगा तो हो सकता है कल को वो मुझे फोर्स करे वो कुछ ऐसा काम करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। तो आपको हम वीटो पावर इसमें देंगे। बेनिफिशियरी इसमें मैं आप दोनों को बनाऊंगा या आप तीनों को भी बना सकता हूँ, आपको, आपकी वाइफ को और बच्चे को, और आपको डिस्क्रिशन दूंगा इन तीनों में से किसी को कितने ही पैसे, जब तक आप एलआई वो दिए जाएं। आपके बाद चॉइस होगी कि आप उसको स्पेसिफिक ट्रस्ट कर दो कि मेरी वाइफ के इलाज का खर्चा और ये इसमें ट्रस्ट से आता रहेगा और बच्चे का ये खर्चा इसमें पूरा होगा,
बच्चे की इस एज पे बच्चे के पास पावर आ जाएगी कि वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बने और इन पैसों को अपनी मर्जी से या आपकी कंडीशंस पे इस्तेमाल करे। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, अब आपको लेटर ऑफ गार्डियनशिप बहुत सोच के बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाइफ के साथ अब ये जॉइंट लेटर ऑफ गार्डियनशिप नहीं बन सकता, उनके पास टेस्टामेंट्री कैपेसिटी नहीं है बनाने की। तो ये सिंगल ही बनेगा लेटर ऑफ गार्डियनशिप, और आपको 2 लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कल को आपको कुछ हो जाए तो बच्चा किसके संरक्षण में रहेगा। तो आपकी फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस आपको लेटर ऑफ गार्डियनशिप जरूर बनाना चाहिए, उसको रजिस्टर कराना चाहिए। और इसमें ट्रस्ट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करी, उस ट्रस्ट डीड को आपने रजिस्टर कराया। हम इस ट्रस्ट डीड को जनरली 10,000 रुपीज़ से शुरू करते हैं, 10,000 रुपीज़ उसकी दिखाते हैं कि वैल्यू है, और उसमें रजिस्टर कराए थे। जब ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो गई तो हम उसका रजिस्टर्ड कॉपी इनकम टैक्स ऑफिस को भेज के पैन कार्ड ले लेते हैं। रजिस्टर्ड कॉपी और पैन कार्ड के होने के बाद आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसका डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। ओके, एक और क्वेश्चन है, और ये शिखा जी का क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर। पूछ रहे हैं कि क्या अडॉप्टेड बच्चों के केस में भी गार्जियन बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले ये इंश्योर करें जो एडॉप्शन है ये लीगल है, राइट। अगर ये लीगल एडॉप्शन है तो आप पे पूरा राइट है टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करने का। ओके, राइट। आप माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट भी बना सकते हैं और आप लेटर ऑफ गार्डियनशिप भी बना सकते हैं। जनरली एडॉप्टेड बच्चों में मैंने देखा है कि बाकी परिवार को ज़रा उनसे प्रॉब्लम ज़्यादा होती, तो इनको सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप ज़रूर बनाना चाहिए, और आपको पूरा राइट है बनाने का, और माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट भी बनानी चाहिए बच्चे के। ओके शिखा जी, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। सो पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आपने अडॉप्ट किया है, और हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई अगर अडॉप्टेड बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे केस में लेटर ऑफ गार्जियनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए ज़रूर बनाएं। और इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, अगर कुछ और आपका फॉलोअप सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। सर, आपको क्या लगता है ये जब गार्जियन तय करते हैं तो इसमें कई बार क्या होता है कि फैमिली वाले बहुत हावी हो जाते हैं कि भाई उनको मिलना चाहिए, और फैमिली के बीच में आपको लगता है कि फैमिली वालों को ही गार्जियन बनाना चाहिए, या आपको कोई एक ट्रस्टेड दोस्त भी आपका बन सकता है आपके बच्चे का गार्जियन? सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करनी है किस परिवार में जाकर मेरा बच्चा खुश रहेगा। चाहे वो फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस फैमिली को एक्सेप्ट करना है ना बच्चे को, और उसे कई साल उस फैमिली में रहना। और इसीलिए शायद आपने कहा कि बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल। हम सब मानते हैं ना कि 18 साल में हम मेजर हो जाएंगे, पर अगर एक बच्चे के ऊपर गार्डियन अपॉइंट हो गया, चाहे कोर्ट अपॉइंटेड है या पेरेंट अपॉइंटेड है, इस बच्चे की एज ऑफ मेजॉरिटी चेंज हो जाती है 18 से 21 साल। अब ये बच्चा 21 साल बाद मेजर होगा, राइट। तो 3 एक्स्ट्रा साल कानून ने उसको, क्योंकि ये बच्चा ज़्यादा रिस्क पे है, तो 3 एक्स्ट्रा साल उसको संरक्षण में रखने का अधिकार दिया गया। तो अब ये बच्चा 21 में मेजर होगा, 18 पे मेजर नहीं होगा। तो आप जो अपनी ट्रस्ट बनाएं, तो हो सकता है शायद जो ट्रस्ट बना रहा हूँ उनको नहीं पता, तो आप ज़रूर बताएं कि अब ये 21 में मेजर होगा, क्योंकि हमने इसमें लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया हुआ है अगर हमें कुछ हो जाता है। ओके, तो मुझे ये बताइए, कोई अगर लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाना चाहता है तो एक चेकलिस्ट अगर मैं मांगूं तो आप क्या कहते हैं कि आपको ये काम करने चाहिए? और इसके बाद मैं ट्रस्टी पर भी पूछूंगी, पहले गार्जियनशिप के बारे में बताइए। तो लेटर ऑफ गार्डियनशिप अगर आपको बनाना चाहिए, सबसे पहले आपको 2 ट्रस्टेड गार्डियन ढूंढने, और उसमें बच्चे की कंसेंट, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है, ज़रूर लीजिए। उसमें अब आप बताएं कि क्या आप कस्टडी और पैसा एक को ही दोगे या अलग अलग लोगों को दोगे। तो आपने गार्डियन ऑफ पर्सन बनाया अलग, हो सकता है आपने गार्डियन ऑफ एसेट बनाया अलग। अब गार्डियन ऑफ पर्सन को आप क्या क्या राइट दोगे बच्चे के साथ, वो आप मेंशन कर सकते हैं। पर वैसे गार्डियन ऑफ पर्सन और गार्डियन ऑफ एसेट दोनों एक व्यक्ति हो सकता है? सेम हो सकते हैं। आप सेम भी रख सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये बड़ा पर्सनल चॉइस है। अगर आपके पास 2 लोग हैं जो आपस में बनती भी है और वो बच्चे के शुभ चिंतक भी हैं, तो अलग बेटर है। पर अगर आपको लगता है कि इन दोनों में ज़्यादातर लड़ाई रहती है, तो कल को मैंने दोनों, एक को एसेट बनाया, एक को कस्टडी दी, और आपस में लड़ गए, तो नुकसान तो मेरे बच्चे का ही होगा। तो अगर आपको वो प्रॉब्लम दिखती है तो आप सेम व्यक्ति को बनाएं। Okay. आप कपल्स में से अलग बना सकते हो, हस्बैंड को एसेट दे दिए, वाइफ को कस्टडी दे दी,
उस तरीके से भी कर सकते ठीक है। तो आपने कहा सबसे पहले तो आपको जो है 2 लोगों की पहचान करनी है, 2 लोगों की पहचान और 2 गार्जियन होने चाहिए, एक मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और सेकेंडरी आपसे यंगर और हेल्दियर जरूर होना चाहिए। ओके। और एक आपने कहा कि गार्जियन ऑफ एसेट अलग हो सकता है, यानी संपत्ति का गार्जियन आप किसी को नियुक्त कर सकते हैं, और बच्चे का गार्जियन किसी को नियुक्त कर सकते हैं। कस्टडी का गार्जियन, कस्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा हो सकता है अपनी जिंदगी उनके साथ बताए, तो आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाता है। आपको डिसाइड करना है गार्डियन ऑफ पर्सन पे क्या क्या राइट्स हैं, है ना, वो क्या क्या कर सकता है बच्चे के लिए। वो उसका स्कूल में एडमिशन करा सकता है, वो उसको ये रिलीजियस संस्कार दे सकता है, वो इसके ये वाले डिसीजंस ले सकता है, वो आपको उसमें पूरा लेटर में हम लिखते हैं, राइट। अब गार्डियन ऑफ एसेट को भी इसी तरीके से हम कंडीशंस डाल देते हैं कि तुम्हें उसके लिविंग एक्सपेंस इतने तक देने हैं। और लिविंग एक्सपेंस में मुझे यूजुअली प्रॉब्लम क्या आती है, लोग कहते हैं कि यार ये एक्सपेंस आज तो इतने हैं, हो सकता है जब हम जाएँ तो एक्सपेंस बहुत बढ़ जाए, तो हम इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट कैसे करें। तो हमने जनरली एक फॉर्मूला क्रिएट किया जो बहुत काम आता है हमें। हमने देखा है कि जो 10 ग्राम गोल्ड का के बराबर पैसा है, वो ओवर द ईयर्स एक परिवार का मासिक खर्चा है, मंथली एक्सपेंस। तो आप देखो यूजुअली गोल्ड के प्राइस जैसे बढ़े हैं वैसे ही आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो हम उसमें एक लाइन लिख देंगे कि 10 ग्राम गोल्ड तक वो हर महीने पैसे बच्चे को दे सकता है। तो उसका मतलब आज की डेट में मैं 75,000 रुपये की गारंटी कर रहा हूँ अपने बच्चे, तो 70,000 इज मोर देन इनफ। या मैं कह दूँगा 5 ग्राम, मुझे लगता है कि अभी बच्चा माइनर है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तो हम उसको गोल्ड से मैप कर सकते हैं खाली प्राइस से, जिससे कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाए। तो इस तरीके की ये आर्ट हो गई एस्टेट प्लानिंग में। तो इस तरीके की चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, कंडीशंस इंक्लूड कर सकते हो। आपने ये लेटर बनाया, प्रॉपर तरीके से टाइप किया, ड्राफ्ट किया, और फिर आप दोनों ने इसको साइन किया 2 विटनेस के सामने। दोनों विटनेस को आपके साइन करना देखना जरूरी है दोनों का। और ये दोनों विटनेस गार्जियन नहीं हो सकते, गार्जियन नहीं हो सकते, गार्जियन अलग और ये विटनेस अलग। उसके बाद आप इस लेटर को लेके गए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और 2 विटनेस साथ में लिए, ये सेम विटनेस हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, और इसको रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने के बाद इसकी 3 सर्टिफाइड कॉपीज निकाली, एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखी, एक पहले गार्डियन को दी, एक दूसरे गार्डियन को दी, और उन दोनों गार्डियन से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिया कि आई एम रेडी, विलिंग एंड एबल टू बिकम द गार्डियन ऑफ योर चाइल्ड, राइट। अब आपका प्रोसेस काफ़ी कुछ पूरा हो गया लेटर ऑफ गार्डियनशिप को लेकर, राइट। और आप रात को आराम से सो सकते हैं, अगर हमें कुछ हुआ तो हमने इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया है कि हमारे बच्चे की कम से कम कस्टडी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए, ये बच्चों की कस्टडी की हमने बात की, पूरे प्रोसेस को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है दीपक सर ने समझा दिया है। और एक क्वेश्चन भी आ गया वरुण हिंदुजा का। वरुण पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी की वजह से कोई बच्चे के लिए खतरे ना पैदा हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हम नहीं रहे तो सर आपको ट्रस्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी होता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो ये प्रॉपर्टी किस पे जाएगी। तो जिन लोगों से खतरा है आप उनको एक्सक्लूड कर दो कि बच्चे को कुछ हुआ तो वो प्रॉपर्टी उन पे ना जाए, राइट। तो सबसे अच्छा तरीका वही है। तो हम शायद आगे कभी बात करेंगे। मैं स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट भी बनाता हूँ बहुत सारे। स्पेशल चाइल्ड वो बच्चे हैं जो शायद मेंटली इस काबिल नहीं है कि कभी एडल्ट की तरह बिहेव कर पाएंगे। तो उन ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी कमी मैंने क्या देखी है कि लोग क्या करते हैं कि मेरा जो ठीक बच्चा है उसको मैं ट्रस्टी बना देता हूँ अपने बाद, और जिस बच्चे को प्रॉब्लम है उसकी देखभाल करेगा। इस प्रॉब्लम वाले बच्चे को अगर कुछ हो गया तो सारा पैसा उस ठीक बच्चे को मिल जाएगा। अब वो जो ठीक बच्चा है वो हमेशा सोचता है जो पैसा खर्च हो रहा है ना, ये मेरा खर्च हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे पास ही आना है। तो आपने क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, राइट। आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करने। तो ट्रस्ट में ऐसे व्यक्ति को आप फ्यूचर में बेनिफिशियरी बनाए नहीं जिससे आपको ये डर हो कि बच्चे को कुछ हो जाए या ये बच्चे को कुछ कर सकता है। आप चाहे उसे चैरिटी में दे दो। अगर आपका बच्चा नहीं रहा और आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं है इसको देने, इससे बड़े चैरिटी में दे दो। पर अगर आप किसी थर्ड ऐसे पर्सन को देते हो जो बच्चे के लिए खतरा बन सकता है, तो आपने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ओके फाइन। चलिए वरुण जी, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। और मैं अब पूछूंगी, हमने गार्जियन को स्टेप बाय स्टेप समझा कि आपको क्या करना है। अब मैं ट्रस्ट के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपसे समझना चाहती हूँ। अगर कोई सोचा कि मुझे ट्रस्ट बनाना है, तो जैसे गार्जियन के लिए आपने हमें एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन दिया, ट्रस्ट के लिए बताइए। तो सबसे पहले ट्रस्ट में सेटलर डिसाइड करना पड़ेगा, ये ट्रस्ट कौन बना रहा है।
और हम ये बात करें माइनर बच्चों की, जिसको आप कहते हैं माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट। तो सेटलर क्या होता है सर? सेटलर वो होता है जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, है ना। जैसे एक कंपनी को शेयर होल्डर बनाते हैं, तो शेयर होल्डर बन जाते हैं आपके सेटलर, राइट, प्रमोटर। तो प्रमोटर इज सेटलर, राइट। अब सेटलर दोनों पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक पेरेंट भी हो सकता है। जनरली मैं चाहूंगा कि दोनों ही पेरेंट्स सेटलर बने। फिर दूसरी चीज हमें डिसाइड करना है ट्रस्टी कौन है, मैनेजर कौन है इसका, राइट। तो कौन इसके डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बाहर वाला भी हो सकता है, पर जनरली अगर पेरेंट्स होंगे तो मैं पेरेंट्स को ही ट्रस्टी बनाऊंगा। पर मुझे ये भी बताना पड़ेगा अगर इन पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो सक्सेसर ट्रस्टीज कौन बनेंगे, और उन सक्सेसर ट्रस्टीज को कुछ हो जाता है तो अगले वाले कैसे बनेंगे। तो हम वो पूरे क्लॉजेज उसके अंदर डाल देते हैं कि क्योंकि उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल चलता रहे। फिर हम बताते हैं कि बेनिफिशियरी कौन होंगे। बेनिफिशियरी बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स प्लस बच्चे भी हो सकते हैं। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ पेरेंट्स प्लस बच्चों को बनाना, कि आपकी मर्जी, आप इनमें से 5, आप दोनों हो, 3 बच्चे हैं, 5 में से किसी को कुछ भी दो जब तक आप दोनों अलाइव हो। पर जैसे ही आप दोनों को कुछ हो जाएगा फिर जो मैं कंडीशंस डालूंगा वो लागू हो जाएंगी कि इतना ही पैसा निकल सकता है, इस काम के लिए निकल सकता है, इस लाइफ स्टेज पे निकल सकता है। ट्रस्टीज इन बच्चों के बच्चे ही बनेंगे, ब्लड लाइन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कभी हम ट्रस्ट के ऊपर पूरा एक सेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारी हम चीज़ें बताएंगे। तो अब ये ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जब ये ट्रस्ट डीड प्रॉपरली ड्राफ्ट करते हो उसमें कंडीशंस भी बहुत सारी हैं कि वो इररिवोकेबल होगी या रेवोकेबल होगी। तो जनरली पेरेंट्स की लाइफ टाइम पर हम कहते हैं कि रेवोकेबल है, पेरेंट्स के बाद इररिवोकेबल हो जाएगी, अब ये ट्रस्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर हम इस ट्रस्ट डीड को जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर देते हैं, और रजिस्टर करने के लिए हम 10,000 रुपीज़ पे स्टैम्प ड्यूटी दे देंगे। ट्रस्ट हम शुरू जनरली 10,000 रुपये से ही करते हैं, तो वो अराउंड आपको 500 से 2500 रुपये का खर्चा आता है उसमें ट्रस्ट को रजिस्टर करने में, और आपकी वो ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो जाती है। अब इस रजिस्टर ट्रस्ट डीड को हम इनकम टैक्स ऑफिस में इसकी कॉपी भेज के पैन कार्ड क्रिएट करते हैं, और अब पैन कार्ड मिलने के बाद ट्रस्ट का बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट मिल जाता है, और अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे जो बच्चे के लिए यूज़ करनी है वो ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो ट्रांसफरेबल है, जैसे शेयर्स हैं। तो ट्रस्ट का डीमैट अकाउंट हुआ, आपके डीमैट अकाउंट से सीधा आपने ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र कर दिया। फिक्स डिपॉजिट अगर आपको बच्चे पे ट्रांसफ़र करनी है तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आपको उसको रिडीम करना पड़ेगा। जब वो मैच्योर होगी पैसा ट्रांसफ़र करोगे ट्रस्ट के नाम, और ट्रस्ट के नाम ही एफडी करा दोगे, राइट। तो इस तरीके से आपको वो धीरे धीरे पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब ये जो पैसा है ये अब एक, आप ट्रस्ट को मानिए एक बैंक लॉकर है, आपने लॉकर के अंदर एक सेफ डिपॉजिट के अंदर पैसा डाल दिया। जो डिपॉजिट के अंदर है उसको कोई और हाथ नहीं लगा सकता आपकी मर्जी के बिना। जो बाहर है वो असुरक्षित है, राइट, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पर अंदर आते ही प्रोटेक्शन आ गई। तो आपको फिर क्या करना है, आपको एक विल बनानी है ट्रस्ट के फेवर में। अब विल आप बच्चों के फेवर में नहीं बनाओगे, आप विल किसे बनाओगे, ट्रस्ट के फेवर में, कि मेरे जो चीज़ मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाया वो मेरी मृत्यु के बाद ऑटोमेटिकली ट्रस्ट में चली जाएगी। अब वो ट्रस्ट ध्यान रखेगा आपकी कंडीशंस के हिसाब से वही पैसा बटेगा। तो आपने फुल प्रूफ अरेंजमेंट कर दिया ट्रस्ट से, बच्चे की माइनॉरिटी और उसके बड़े होने पे भी उस पैसे को कंट्रोल करने की, जो आपको एक नॉर्मल सिस्टम से नहीं कर सकते। चलिए, तो जयसिंह राजपुरोहित यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर दीपक का उनसे वो बात करना चाहते हैं, तो हम नंबर यहाँ शो में तो नहीं बताएंगे, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए जयसिंह जी 9311211874। आप स्क्रीन में नीचे देख रहे हैं 9311211874 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम वहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो शेयर कर लेंगे। हम अभी ऑन एयर लाइव शो में इस तरह से नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं। कुमार सौरभ जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हम बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि गार्जियन जो है वो माता पिता अलग अलग चुने या जॉइंट चुने। तो कुमार पूछ रहे हैं कि अगर यदि माता और पिता दोनों ने अलग अलग किंतु समान ही 2 व्यक्ति / ट्रस्ट को प्राइमरी या सेकेंडरी गार्जियन बना दिया है, तो मतलब दोनों ने अलग अलग सिंगल ही बना दिया है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, ट्रस्ट गार्डियन नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति ही बनेगा, ओके, राइट। और मैंने फिर बताया कि दोनों ने अलग अलग ट्रस्ट गार्जियन नहीं है, व्यक्ति को अगर गार्जियन बना दिया अलग अलग, मदर ने किसी को बनाया, फादर ने किसी को बनाया, तो जिसकी डेथ बाद में होगी उसका गार्डियन एप्लीकेबल होगा, उसको कस्टडी मिल जाएगी। ओके, दोनों में से जिसकी भी डेथ बाद में होगी, ठीक है, राइट। तो लास्ट डेड पर्सन की गार्डियनशिप वैलिड होती है, पर पहले वाली कैंसिल नहीं होती।
तो अगर वो सेकंड वाले का गार्डियन की डेथ हो गई तो पहले वाले को मिल जाएगा। ओके राइट, वैलिड वो ऐसा है कि पहले जो पेरेंट गुजर गए उनके गार्डियन, फिर उसके बाद जो सेकंड पेरेंट है जिन्होंने गार्डियन नियुक्त किया है उनके गार्डियन को मान्यता मिलेगी। अब मान लीजिए जो सेकंड पेरेंट है उनके जो गार्डियन है वो नहीं है, तो फिर जो फर्स्ट पेरेंट ने जिस गार्डियन को किया है उनको मान्यता मिलेगी कि वो बच्चों का ख्याल रखेंगे। ऑलराइट, सो काफ़ी कुछ समझ लिया आज मैंने दीपक सर आपके सौजन्य से। ठीक है, जय सिंह जी ने लिखा है कि हाँ आपने भेजा है हमें व्हाट्सएप पर, तो जय सिंह जी हम आप पर रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। थैंक यू सो मच। चलिए दीपक सर आपको भी थैंक यू कहने का वक्त है। धन्यवाद, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और ये जो हमने आज जो मुद्दा उठाया था गार्जियन और ट्रस्ट, ये जो होता है ना ये बहुत ही अनकंफर्टेबल से क्वेश्चंस होते हैं सभी की ज़िंदगी में और इसको हमने जहाँ तक हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश की आपकी मदद से। थैंक यू सो मच दीपक सर। आज के शो को हम यही रैप अप कर रहे हैं। दीपक जी फिर रहेंगे हमारे साथ अगले शुक्रवार को एस्टेट प्लानिंग के इस खास शो में। अगर आप किसी टॉपिक पर दीपक जी से सुनना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। किन टॉपिक्स पर आप जानना चाहते हैं, किन के बारे में और जानकारी आपको चाहिए, हम इस शो में उन सवालों को शामिल करेंगे, उन टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नमस्ते।